हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, दिस साइड मोनिका। आज के वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फ्रेंड्स, ये हमारा क्लास 9th की जो एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है साइंस का, केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे हम। आइए देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया गया है एटम और मॉलिक्यूल के बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं। आइए। एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर किससे बना होता है? एटम से और मॉलिक्यूल से बना होता है। नाउ अब क्वेश्चन क्या उठता है? व्हाट मेक्स एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी किसी एक एलिमेंट के जो एटम है दूसरे एलिमेंट के एटम से कैसे डिफर करेंगे। आर एटम रियली इनडिवाइजेबल? जैसे डॉल्टन ने बोला था कि जो मैटर है वो इनडिवाइजेबल है, मतलब जो एटम है वो क्या है? इनडिवाइजेबल है। और देयर आर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट इनसाइड द एटम। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमारा एटम है वो इनडिवाइजेबल है या फिर उसके अंदर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं। हियर वी लर्न अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। इन 1886 ई गोल्डस्टीन डिस्कवर करता है कैनाल रेज को, जिसको बोलते हैं प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन को पहले क्या बोला जाता था? कैनाल रेज बोला जाता था। चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, बस साइन अलग होगा। और इसको हम डिनोट करेंगे P+ से प्रोटॉन को। तो मास क्या हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। चार्ज हो जाएगा +1 हो जाएगा। फिर 1900 में थॉमसन ने ना इलेक्ट्रॉन की खोज करी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या था? -1 था। और जो उसका मास था वो उसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। तो जैसे कि अब आपने देखा था पहले लास्ट चैप्टर में एटम एंड मॉलिक्यूल वाले में, डॉल्टन ने बोला था जो हमारा एटम है वो इनडिवाइजेबल है। एटम क्या है? इनडिवाइजेबल है, यानी कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट जैसे ही डिस्कवरीज हुई, पहले गोल्डस्टीन ने, फिर रदरफोर्ड ने, उसके बाद चैडविक ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर किया कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इनका मास इक्वल होता है ऑलमोस्ट। इसके पास +1 चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है, इसके पास -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की स्ट्रक्चर कैसा है? अगर एटम की बात हो रही है तो सीधी सी बात उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर है। उसके लिए 3 थ्योरीज आई। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड बोर मॉडल ऑफ एटम। इसने क्या बोला? एक सेकेंड। डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी सजेस्ट दैट एटम इज इनडिवाइजेबल। डॉल्टन ने बोला कि जो एटम है वो इनडिवाइजेबल है एंड इंडिस्ट्रक्टिबल बट द डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी कि अभी जैसे हमने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा है कि 2 फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हुई वो डॉल्टन की थ्योरी की फेलियर्स थी। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे ही 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो फिर एटम की स्ट्रक्चर की बात होने लगी कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके लिए 3 मॉडल प्रपोज हुए। पहला था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, दूसरा था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, तीसरा था बोहर मॉडल ऑफ एटम। अब हम इन तीनों जो एटम के मॉडल थे इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन का जो मॉडल था ना फ्रेंड्स, उसने एटम को कंपेयर किया था वाटरमेलन से, या फिर जो क्रिसमस की पुडिंग होती है, यानी क्रिसमस का जो केक पुडिंग होती है उससे कंपेयर किया था। इसने बोला जो इसका पॉजिटिव जितना भी इसका ये ईडेबल पार्ट है ना, रेड 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 रेड, ये होता है पॉजिटिव चार्ज। और जो इसमें ये सीड्स हैं इसके, इनको उसने इलेक्ट्रॉन बोला। इसी तरह इसने कहा कि जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है, वो वाटरमेलन की तरह स्प्रेड होता है सारे में। इसने इसका एग्जांपल केक पुडिंग से भी बोला। देखो इसकी थ्योरी देखते हैं। थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एटम टू बी सिमिलर टू क्रिसमस पुडिंग, द इलेक्ट्रॉन इन द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन है स्फेयर किसका? पॉजिटिव चार्ज का, लाइक ड्राई फ्रूट्स। यानी जो क्रिसमस पुडिंग में जो स्फेयर है पूरा वो तो है हमारा पॉजिटिव चार्ज, जो उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं वो है हमारे नेगेटिव चार्ज। जैसे ही उसने वाटरमेलन में बोला कि जो सीड्स हैं वो नेगेटिव चार्ज है और जो ईडेबल पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज। इस तरह ही एटम का स्ट्रक्चर बताया। वी ऑल्सो थिंक अबाउट वाटरमेलन के बारे में सोच सकते हैं हम। द पॉजिटिव चार्ज जो स्प्रेड है एटम में वो क्या है? स्प्रेड ऑल ओवर लाइक ईडेबल पार्ट, यानी कि जो ईडेबल पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह कंपेयर किया, और जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने सीड की तरह कंपेयर किया। रिजल्ट क्या हुआ? स्ट्रक्चर का रिजल्ट क्या था? यानी कि जो उसने मॉडल प्रपोज किया थॉमसन ने, एटॉमिक मॉडल, इसका रिजल्ट क्या था? इसका रिजल्ट था एटम क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है।
पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है एटम, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि जितने उसके इलेक्ट्रॉन है, जो उसका पॉजिटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो न्यूट्रल है वो, ठीक है, दोनों ही मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज की। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ये दूसरा जो मॉडल था ना एटम के लिए, वो था हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसने क्या बोला, रदरफोर्ड इंटरेस्टिंग इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज विद इन द एटम। जो रदरफोर्ड था वो इस बात में इंटरेस्टेड था कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह अरेंज किए जाते हैं। ही टुक फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, उसने क्या लिया, अल्फा पार्टिकल लिया। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं। जैसे ये लिखा है ना, इसका मतलब ये है 2 हीलियम 4 पॉजिटिव, यानी इसका एटॉमिक नंबर 2 है, और हीलियम के जो 4 पॉजिटिव का मतलब है ये इसका मास नंबर है। डबली चार्ज, ये पॉजिटिव नहीं आएगा, डबली चार्ज हीलियम एटम, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वो क्या थे, डबली चार्ज हीलियम आयंस थी। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, इसने ऑब्जर्व किया मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। जो इसने अल्फा पार्टिकल लिए उनको गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करवाया, तो इसने क्या पाया कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रेट पास हो गए हैं, यानी कि वेरी फ्यू। उसके बाद क्या था, इसका मतलब है कि जो मोस्टली स्पेस है वो क्या, खाली है। दूसरी ऑब्जर्वेशन थी वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, बहुत ही कम, यानी कुछ ऐसे पार्टिकल्स से जो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुए, इंडिकेट पॉजिटिव चार्ज। तो जो डिफ्लेक्ट हुए हैं उनको क्या बोला इसने, पॉजिटिव चार्ज बोला। वो मतलब उसका मतलब है जो अपने पाथ से डाइवर्ट हो गए हैं या फिर रिफ्लेक्ट हो गए हैं, उसका मतलब है कि वहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है। ऑफ एटम ऑक्यूपाइड वेरी लिटिल स्पेस, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत ही कम स्पेस में ऑक्यूपाई है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि 1/12,000 वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, यानी कि 12,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो कि सीधा गया और वापस आ गया, यानी 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ। इंडिकेटिंग ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम वर कंसनट्रेटेड इन द सेंटर, यानी कि उसने, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 12,000 में से एक पार्टिकल वापस आया तो इसका मतलब है यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर में ऑक्यूपाई है एटम की। अगर एटम इतना बड़ा है तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिल्कुल सेंटर में ऑक्यूपाई है। इसका रिजल्ट क्या था, रिजल्ट था देयर इज़ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसने कहा जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या बोलेंगे, हम न्यूक्लियस बोलेंगे। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस, मतलब इसमें सारा मास जो है, एटम का सारा मास है वो न्यूक्लियस में ही कंसनट्रेटेड है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम, एटम के साइज के कंपेयर में बहुत स्मॉल है। देखो इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम, ड्रॉबैक जब करेंगे। इसका एक्सपेरिमेंट था, यहाँ क्या लिया, रदरफोर्ड ने एक लेड बॉक्स लिया, लेड बॉक्स से उसने अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराई, ये उसकी गोल्ड फॉइल थी और ये वो स्क्रीन थी जिस पर डिफ्लेक्शन शो होगा। यहाँ लेड बॉक्स के अंदर अल्फा पार्टिकल को लिया और ये जो है 2 स्लिट हैं, ठीक है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल गई। उसने देखा कि मोस्टली पार्टिकल जो है ना ऐसे 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 से बाहर निकल जा रहे हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन यही थी कि मोस्टली पार्टिकल जो हैं वो जो हैं आर पार निकल जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मोस्टली स्पेस क्या है, एम्प्टी है। फिर उसने पाया कि फ्यू पार्टिकल जो हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो इधर उधर रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, इसका मतलब है कि सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी, थर्ड ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी कि 12,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा है जो वापस आया है, ऐसे जाने के बाद वापस आ गया। इसका मतलब ये है कि जो उसका मास है ना एटम का, वो बहुत छोटे स्पेस में और सेंटर में कंसनट्रेटेड है। और रिज़ल्ट क्या था, रिज़ल्ट ये था कि अगर सारे पार्टिकल मोस्टली पार्टिकल यहाँ से आर पार हो गए हैं तो इसका मतलब है सारा मोस्टली स्पेस एम्प्टी है। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि जो फ्यू पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक, यानी कुछ पार्टिकल इधर उधर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गए हैं, इसका मतलब है सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या बोला उसने, न्यूक्लियस बोला। उसने बोला कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उसके सराउंड में मूव कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन थी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं 12,000 में से कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल वापस आ गया, इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना एटम का, पूरा पॉजिटिव चार्ज वो सेंटर में है, ठीक है, सेंटर में कंसनट्रेटेड है, यानी कि सेंटर में पूरा पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ है और वो बहुत ही मतलब अगर एटम के कंपेयर में न्यूक्लियस का साइज़ देखें तो बहुत छोटा है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन थी, इसका रिजल्ट बता दिया ऑब्जर्वेशन। इसकी हम देखेंगे ड्रॉबैक्स।
ड्रॉबैक्स क्या थी, रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स थी, द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टेबल। उसने जैसे बोला कि जो एटम का जो मास है वो सेंटर में है और इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं कंटिन्यू। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी हमारा ऐसा पार्टिकल है, कोई भी हमारा चार्ज पार्टिकल है, अगर वो एक्सेलरेशन करेगा तो वहाँ से एनर्जी को वो रिलीज़ करेगा, और एनर्जी रिलीज़ करते 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 वो सीधा क्या होगा, लास्ट में ऑर्बिट में आ जाएगा, यानी कि सेंटर में जो उसका न्यूक्लियस है वहाँ आगे गिर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एटम तो स्टेबल नहीं है। बट हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या देखते हैं, जैसे कि आयरन है, सालों साल पड़ा हुआ है, तो मैटर तो हमारा स्टेबल होता है, एटम हमारा स्टेबल होता है। तो इसकी ड्रॉबैक थी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी ड्रॉबैक को ध्यान में रखते हुए अपना जो बोर ने मॉडल दिया, अब हम बोर का मॉडल पढ़ेंगे। बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स ने क्या मॉडल दिया, उसने कहा टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोहर फॉरवर्ड सम पोस्टुलेट। बोहर ने रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए कुछ पोस्टुलेट्स दी। उसने बोला ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड। उसने कहा कि कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स होंगे जिन्हें हम डिस्क्रीट ऑर्बिट बोलते हैं, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन मूव करना अलाउ है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सारे में मूव कर रहे हैं। उसने कहा कुछ सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होंगे, उन्हीं मूव करेंगे। उन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे या फिर एनर्जी लेवल्स बोलेंगे। उसने एन उसको रिप्रेजेंट किया KLM से रिप्रेजेंट किया, या फिर हम नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n=1, यानी फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ऐसे भी। या फिर फर्स्ट को K बोला, सेकंड को L, थर्ड को M, इस तरह इसने शेल्स के बारे में बताया। जो इलेक्ट्रॉन है सर्टेन ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करेंगे, और उनका नंबरिंग कैसे की, KLM शेल को नाम बताया। नेक्स्ट है उसका वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। सेकेंड इसकी जो पोस्टुलेट थी वो ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। जैसे कि रदरफोर्ड ने बोला था कि एनर्जी रेडिएट करेगा, तो वो स्टेबल नहीं है, बट मैटर और जो एटम है हमारा वो स्टेबल है। तो इसकी पोस्टुलेट यही है कि डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते टाइम जो एटम है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ठीक है। ये है बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल ऑफ एटम की जो स्ट्रक्चर है वो ये है, जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद ये ना ये इसने सेल्स बताई हुई हैं, डिफरेंट शेल्स, यानी कि इवन सेल है, इवन सेल को उसने N1 का मतलब है, अगर N की वैल्यू हम 1 डालेंगे तो इवन शेल मिलेगी, यानी कि इवन का मतलब है कि उसकी एनर्जी 1, ठीक है। और ये K शेल है, फर्स्ट सेल को क्या बोला, K शेल, सेकंड सेल हमारी L सेल, थर्ड है MNO, ठीक है। इस तरह इन सेल्स के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उसको E1 E2 E3 बोला। ये क्या उसने बोला, सर्कुलर ऑर्बिट्स जो हैं ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट बुक्स नील्स बोर। ये फ्रेंड नील्स बोर की ना बुक्स NCERT में गिवन है, तो मैंने मेंशन कर दी, क्या पता यहाँ से पूछ लिया जाए, हालांकि पूछा नहीं जाता बट आपको नॉलेज में होना चाहिए एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के थ्रू। अगर आप साइंस के स्टूडेंट तो पता होना चाहिए। द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, देखो आप ऐसे याद कर सकते हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम BR अम्बेडकर पढ़ते हैं, ठीक है। बट जो एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है वो किसने लिखी है, वो लिखी है हमारे नील्स बोर ने। उसके बाद एटॉमिक थ्योरी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, ये भी किसकी बुक्स हैं, नील्स बोर की बुक्स हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन, जैसे हमने पहले पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी। प्रोटॉन को क्या बोला, कैनाल रे बोला है। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, 1932 में J. चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। इसका मतलब है इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन पर मास जो है वो प्रोटॉन के इक्वल है, N से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि न्यूट्रॉन जो है सभी के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, बस हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, उसके अलावा जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है सभी के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। मास ऑफ एन एटम इज सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर हमसे मास पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, जितने उसमें प्रोटॉन है जितने उसमें न्यूट्रॉन है उनके बराबर क्या है एलिमेंट का, एटम का मास होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, यानी कि जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, डिफरेंट हमारी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, उनमें जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम सजेस्टेड बाय बोर। जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो किसने सजेस्ट किया, वो बोर ने सजेस्ट किया। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल इज 2n², यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 डालेंगे तो हमारी शेल आ जाएगी, n की वैल्यू 1 होगी तो हमारी K शेल होगी, ठीक है। n की वैल्यू हमारी अगर 2 होगी तो L शेल होगी, n की वैल्यू अगर 3 होगी तो KLM शेल होगी, यही है। इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन सेल अनलेस द इनर सेल आर फिल्ड। उसने कहा है कि जैसे कि मान कर चलो ये न्यूक्लियस है, ये हमारी K शेल है, ठीक है, फिर हमारी L शेल है। उसने कहा कि L शेल में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरेंगे जब तक K कंप्लीट नहीं हो जाती है, ठीक है। पहले जो इनर सेल है वो कंप्लीट होगी, उसके बाद नेक्स्ट आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन हमारे भरे जाएंगे।
नेक्स्ट है, ये आप देख सकते हो जैसे कि एनसीईआरटी में गिवन था तो मैंने लगा दिया है। जैसे हाइड्रोजन के पास है एक प्रोटॉन है, तो ये सेंटर में, तो जो सेंटर में डॉट दिख रहा है न्यूक्लियस का है, उसके बाद शेल में जो है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नेक्स्ट है हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद लिथियम में देखिए एल, जो के शेल में 2 हैं और एम के एल सेल में 1 है, ठीक है। के शेल में 2 हैं, एल सेल में 2 है। उसके बाद के शेल में 2 हैं, एल में 3 है। इस तरह ही इसने डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है कि के सेल में इलेक्ट्रॉन, एल सेल में, फिर नेक्स्ट वाली में एम भी आ जाएगा, ठीक है। और जो सेंटर में जो ये है, ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। आपसे पूछ सकता है कि बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, मान के चलो आपको फॉस्फोरस दे दिया, ठीक है। फॉस्फोरस के अकॉर्डिंग बोला कि आप बोर मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल करो, तो आप क्या करोगे, सेंटर के बाद सेल बना दोगे ऐसे। उसके बाद जैसे फॉस्फोरस का कितना होता है, 15 होता है, तो आप 15 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे। कैसे फिल होंगे, 2 8 5, यानी के शेल में 2, एल में 8 और एम में 5। यानी इसके लिए एक तो ये के हो गई, एल होगी, एक और बनेगी एम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है वैलेंसी। क्या होती है, वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि कोई भी एलिमेंट कितने एलिमेंट्स को अपने साथ कंबाइन कर सकता है, यानी कोई भी एलिमेंट जो है कितने एटम्स को कंबाइन कर सकता है खुद की ऑक्टेट पूरी करने के लिए, उसको हम वैलेंसी बोलेंगे, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट हैं, वही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ मैंने एक बार आपको वैसे मेंशन कर दिया है रिवीजन के तौर पे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी की गोल्डस्टीन ने, एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की रदरफोर्ड ने। देखो एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने कैसे की थी, जो हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, उसी का तो रिजल्ट था कि जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस है। तो अगर आपसे पूछा जाए एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रदरफोर्ड ने की। न्यूट्रॉन की किसने की, चैडविक ने की। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1/2000 टाइम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का 1/2000 टाइम जो होगा इलेक्ट्रॉन का मास होगा, तभी हम उसको नेग्लिजिबल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये एक एनसीईआरटी में टेबल थी, मैंने इसलिए लगा दी है। आप देख सकते हो कि कैसे कैसे जो हमारे एलिमेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन है, इनका एटॉमिक नंबर कितना है, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। उसके बाद के एल एम एन शेल में कितने कितने कैसे कैसे फिल हो रखे हैं। देखो यहाँ सिंबल है, यहाँ सिंबल गिवन है। उसके बाद एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, देखो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के एल एम एन सेल में डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, और उसके बाद वैलेंसी है यहाँ पे। तो आप एक बार देख सकते हो उस टेबल को, ठीक है। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स हमारा होता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। सपोज करो ये एक्स कोई एलिमेंट है, ठीक है। जेड यहाँ इसका एटॉमिक नंबर शो करते हैं, यहाँ इसका मास नंबर शो करते हैं। तो जेड का मतलब होता है कि जितने उसमें प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे जेड के बराबर होंगे। जो मास नंबर होता है ए, मास नंबर होता है कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, यानी मास नंबर हमारा इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हमसे किसी एलिमेंट का हमसे एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, ठीक है, और उसने बताया हुआ है कि उसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो हम बता देंगे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर रहेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि हमसे मास नंबर पूछा है और प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या हमें दी हुई है, तो हम बता सकते हैं कि जो हमारा मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोटोप। आइसोटोप के बारे में देखते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप ऑफ द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, यानी कि आइसोटोप मिलेंगे सेम एलिमेंट के, जिसमें क्या होगा, डिफरेंट मास नंबर होगा बट सेम एटॉमिक नंबर होगा। जैसे कि 1H1, ये 1H1 है, ठीक है। 1H2, 1H3, इनमें क्या है, जो मास नंबर सबका 1 1 है, यानी मास नंबर जो है सेम है, ए की वैल्यू क्या है, सेम है। और जेड जो है हमारा डिफरेंट है, ठीक है। 1 2 3, 1H1 को प्रोटियम बोलेंगे, 1H2 को ड्यूटेरियम बोलेंगे, 1H3 को ट्रीटियम बोलेंगे। ये क्या, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट हैव नो आइसोटोप। अगर किसी एलिमेंट के आइसोटोप नहीं है तो उसका मास बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर किसी एलिमेंट के अंदर आइसोटोप प्रेजेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर, अगर हाइड्रोजन के अंदर आइसोटोप प्रेजेंट है तो उनका हम कैसे निकालेंगे, हम उनका निकालेंगे एवरेज मास, यानी कि जो आइसोटोप हमें दिया हुआ है उसकी कितनी अबंडेंस नेचर में प्रेजेंट है और उसका कितना जो है, मतलब उसकी जो
अबंडेंस है इतने प्रेजेंट है, दूसरे की कितनी प्रेजेंट है, और दोनों का एवरेज। जैसे कि इफ़ एलिमेंट अकर्स इन आइसोटोपिक फॉर्म देन वी हैव टू नो परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोपिक फॉर्म। हम क्या करेंगे, ईच आइसोटोपिक फॉर्म की परसेंटेज निकालेंगे, देन द एवरेज मास इज कैलकुलेटेड। तो उसमें हम एवरेज मास कैलकुलेटेड करेंगे, ऐसे नहीं करते प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन करके निकाल दें, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारी आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार ऐसे मतलब आइसोबार जो होंगे वो डिफरेंट एलिमेंट के होंगे। पहली बात तो जैसे हमने पढ़ा था आइसोटोप, आइसोटोप किसके थे, सेम एलिमेंट के, ठीक है। आइसोटोप सेम एलिमेंट के थे, सेम एलिमेंट का मतलब है जो उनका एटॉमिक नंबर है ना वो सेम है, और जो मास नंबर है वो है डिफरेंट, ओके। इस तरह जो आइसोबार है वो है डिफरेंट एलिमेंट के। डिफरेंट एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि उनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम नहीं होगा, मास नंबर है वो सेम होगा। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है बट सेम जो हमारा मास नंबर है उसको हम आइसोबार बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या आप ले सकते हो, कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, आर्गन का 18 है, बट उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट है बट मास नंबर जो है वो सेम है, तो ये क्या है, आइसोबार है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह ये हमारा हो गया आज का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये हमने जो 9th की एनसीईआरटी थी वहाँ से कवर कर लिया। देखो हमने क्या क्या कवर किया है, हमने कवर किया मैटर, पहला चैप्टर हमने किया मैटर अराउंड अस, ठीक है। दूसरा हमने कर लिया इज मैटर इन आवर सराउंडिंग इज़ प्योर, ठीक है। तीसरा हमने कर लिया था एटम एंड मॉलिक्यूल। चौथा आज कर लिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ओके। इस तरह हमारी जो क्लास 9th की जो साइंस है यानी केमिस्ट्री है जो क्लास 9th की वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारी केमिस्ट्री 9th और 10th की कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी। चाहे आप कोई बोर्ड एग्ज़ाम दो, चाहे आप जैसे मैं स्पेशल ग्रुप डी के लिए करवा रही हूँ, ग्रुप डी के एग्ज़ाम दो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दो, जहाँ भी साइंस पूछी जा रही, कोई और एग्ज़ाम दो जहाँ भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन रहा है, तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ रही कि आपको दोबारा एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़े। ये कंटेंट स्पेशल क्लासेस है, उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक एंड शेयर करें। कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी और क्वेरी है तो मुझे कमेंट करें, ओके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।